नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को आपको बताने का। शुरुआत सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफाल में आज 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। मणिपुर में मोदी ने 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की नींव रखी। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला एवं संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। प्रधानमंत्री ने इंफाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल का भी नींव रखा और साथ ही साथ 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए देश भर में चल रही परियोजनाओं के तरह ही प्रधानमंत्री ने 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना की भी नींव रखी। पीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर बराक नदी पर 75 करोड़ रुपए की लागत से बने इस्पात पुल का भी उद्घाटन किया। यह पुल इंफाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ाएगा। इन सबके साथ प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को करीब 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,387 मोबाइल टावरों को भी समर्पित किया, जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मोदी की कवायद के तौर पर राज्य में पेयजल आपूर्ति की परियोजना का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आज मणिपुर और त्रिपुरा में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम का यह दौरा आज इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बीते कुछ महीनों में पूर्वोत्तर के राज्यों में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा था। अफवाह को हटाने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो केंद्र सरकार को इस बात को लेकर पत्र लिख चुके थे। तो वहीं असम और मिजोरम के बीच जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा था। वहीं साल 2021 के आखिरी महीने में नागालैंड के मोन जिले में सेना की फायरिंग में मारे गए नागरिकों के कारण भी पूर्वोत्तर के राज्यों में टेंशन बना हुआ था। ऐसे में आज पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर से अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी। केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को मणिपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए बीरेन सिंह जी की सरकार ने दिन रात एक कर दिया है। आज मणिपुर के मैं जब प्रधानमंत्री उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है और इसलिए 2014 के बाद मैं पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए,
लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे वन का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। साथियों, रुख अगली खबर का करते हैं। भारतीय सेना ने चीन को चीन के ही अंदाज में एक बार फिर जवाब दिया है। चीन की तरफ से की गई भड़काने वाली हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी चीन को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन के बाद भारतीय सेना ने भी नए साल के अवसर पर गलवान घाटी पर तिरंगा फहराया है, जिसकी तस्वीरें सेना की तरफ से मंगलवार को सार्वजनिक की गई। नए साल के अवसर पर इंडो के माध्यम से कूटनीतिक युद्ध का सहारा पहले चीन ने लिया था। वीडियो के माध्यम से पहले चीन ने नए साल के अवसर पर भारतीय सेना को उपहार भेंट किए थे, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच गलवान में लंबे समय तक जमी बर्फ नए साल के अवसर पर पिघलने जा रही है। लेकिन इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय सेना को भड़काने का प्रयास करते हुए गलवान घाटी में अपने अधिकार वाले डैमचौक और हॉट स्प्रिंग्स वाले इलाके में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। इसके बाद अब भारतीय सेना ने चीन को उसी अंदाज में जवाब देते हुए अपने हिस्से के क्षेत्र में तिरंगा फहराकर इस बात के सबूत दिए हैं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 660 मेगावाट की तपतीय विद्युत परियोजना और 9 नग पारोषण उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने पिछले 5 साल में यूपी में किए गए विकास कार्य को जनता के समक्ष रखते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। जानता हूं, जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं
कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही आयकर विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। कन्नौज में इत्र कारोबारियों पर छापे के बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। आयकर की टीम ने आज सुबह ही अजय चौधरी के एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा ठिकाने पर बड़े पैमाने में छापेमारी की। वहीं बागपत के भी गांव में छापेमारी हुई। छापेमारी ये अजय चौधरी के फार्म हाउस पर हुई। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक नोएडा, आगरा में एसीई ग्रुप के मालिक के घर, दफ्तर के अलावा अजय चौधरी के करीबी कुछ कारोबारियों के यहां भी छापेमारी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, नोएडा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कपिल चौधरी और मेरे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं अनिल शर्मा। किस तरीके से छापेमारी चल रही है अभी भी अनिल, या फिर छापेमारी हो चुकी है पूरी? मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि छापेमारी की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। यहाँ पर अजय चौधरी के जो सहयोगी हैं विजय आहूजा, उनके ठिकानों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जी। बड़ी मात्रा में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हैं। उनके कैनरा बैंक के जो अकाउंट्स हैं और उनके जो लॉकर्स हैं उनको सीज किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के बचपन के मित्र मन्नू अलग, जो कि एक जूता कारोबारी हैं, शू एक्सपोर्टर है, जिनका शूज यूरोप में काफी सारी जगह पे जाता है, उनके घर पे भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा मानसी चंद्रा, जिनके ससुर पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी एक बड़ी शू एक्सपोर्टर है, उनके घर पे भी इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी जारी है। अभी एक नया नाम इसमें और जुड़ा है, जो कि विजय आहूजा का पार्टनर रूबी सहगल है, जो कि अपने आप में एक बड़ा जूता कारोबार है, उनके घर पे भी। ठीक है कपिल जी, कपिल चौधरी, क्या जानकारी है छापेमारी को लेकर नोएडा से? किस तरीके से, क्या अभी भी छापेमारी जारी है या फिर कार्रवाई पूरी हो चुकी है? देखिए, नोएडा में सेक्टर 150 में ग्रुप की 3 परियोजना है। 9 गोल्फ कोर्स, लग्जरी विला, अपार्टमेंट आवास इकाइयां हैं। नोएडा में सेक्टर 150 में गोदरेज पाम रिस्ट्रीट है, गोदरेज की एक ऐसी ग्रुप कंपनी उद्यम परियोजना है। इसके अलावा ऐसे ग्रुप ने एटीएस डेस्टिनेशन के लिए, एटीएस की काउंटी 107 के लिए एबीपी कॉप के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में जो देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा कि अखिलेश यादव के करीबी हैं और बसपा सरकार में भी काफी करीबी रहे हैं, इनके यहाँ पूर्ण रूप से छापेमारी जो है लगातार चल रही है। अब तक की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अब तक जो है कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन कितना बड़ा ये तालमेल हो सकता है ये तो थोड़ी देर बाद के पता ही चल पाएगा, क्योंकि आयकर के अभी अधिकारी मौजूद है, लगातार छापेमारी की वहां पर कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनिल और अमित, मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक देने के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी पर समाजवादी पार्टी के
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश ने कहा था कि चुनाव में बीजेपी एजेंसियों को भी बुलाती है। अखिलेश ने यह भी कहा था कि कई दिनों से सूचना आ रही थी कि छापे पड़ेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। ये छापे बीजेपी की हार के डर का प्रतीक हैं। रुख अब अगली खबर का करते हैं। विवादित संत कालीचरण की गिरफ्तारी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के नेता लगातार कालीचरण की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठाया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर कैलाश विजयवर्गीय ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को कैसे घेरा, आइए आपको सुनाते हैं। लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि करें, पर हाँ संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि संतों के प्रति थोड़ा सा। रुख अगली खबर का करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गईं, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। इस मैराथन के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि काफी अधिक संख्या में छात्राएं इस मैराथन में हिस्सा ले रही हैं। तभी दौड़ते वक्त कुछ छात्राएं गिर गईं। इसके बाद भगदड़ सी मच गई, जिससे छात्रा एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई नजर आई। इसके बाद आयोजनकर्ता छात्राओं की मदद से बच्चियों को उठाते रहे। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं को हल्की चोटें भी आई। दरअसल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने इस चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया है। इसके अलावा लड़कियों को स्कूटी, मोबाइल समेत तमाम वादे किए गए हैं। वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं तक पहुंचने के लिए तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है, और उन्हीं में से एक ये मैराथन का कार्यक्रम था। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते पहले तक जहां कोविड-19 के रोजाना 6 से 7 हजार नए मामले ही सामने आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा आज बढ़कर 37,369 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के मामलों ने देश भर की सरकारों की चिंता में खासा इजाफा किया है। कोविड-19 के दिल्ली और महाराष्ट्र से एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 4,099 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 11,877 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 1800 के पार हो गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1892 हो गई है, जबकि 766 मरीज ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले 568 महाराष्ट्र में है, जबकि दिल्ली में 382 केस सामने आए हैं। मंगलवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 37,369 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 11,007 मरीज रिकवर भी हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 124 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,71,830 पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसेस को देखते हुए डीडीएमए की आज बैठक हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। हालांकि सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी को इससे छूट दी जाएगी। वहीं प्राइवेट ऑफिसेज में भी 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। कोरोना के बढ़ते कदमों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सर्दियों की बची हुई छुट्टियों को रद्द कर दिया है। एम्स ने सभी स्टाफ को जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटने को कहा है।
रुख अगली खबर का। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले में के बाद लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीकेंड कर्फ्यू से जुड़ी क्या अहम बातें बताई हैं, आप भी सुनिए। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था, क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेज़ी से ना फैले, इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में सबसे व्यापक मध्यम बारिश हिमपात हो रही है। 3 जनवरी की शाम से कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात की शुरुआत हो चुकी है और इसकी तीव्रता आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। लाहौल और स्पीति जिले में अटल सुरंग के केलांग और उत्तरी पोर्टल में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के भी पहाड़ी हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार को अमेरिका में कोरोना वायरस से 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए। इससे पहले इसका रिकॉर्ड 5,91,000 कोरोना मामलों का था। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1,03,000 से अधिक लोग कोविड-19 की वजह से संक्रमित हैं। इसके साथ ही साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले 4 महीनों में अस्पताल में भर्ती होने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है।
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को ऐलान किया है कि फाइजर बायोटेक की बूस्टर वैक्सीन को 12 से 15 साल के किशोरों को लगाने के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जारी किया गया है। इसके जरिए उन्होंने कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। अमेरिका में कोविड-19 मामलों में विस्फोट के बाद देश भर के कुछ स्कूलों ने छुट्टियों की अवधि को सोमवार को बढ़ा दिया या फिर शिक्षा को फिर से ऑनलाइन माध्यमों पर लौटा दिया है। वहीं अन्य स्कूलों ने इस बढ़ती भावना के साथ फिजिकल क्लास को जारी रखा है कि अमेरिकियों को वायरस के साथ रहना सीखना होगा। दुनिया के कई देश इन दिनों कोरोना की नई लहर का सामना कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इस बीच फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसे IHU नाम दिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस वेरिएंट को कोरोना के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी संक्रामक बता रहे हैं। ओमिक्रॉन के कोरोना के नए वेरिएंट IHU से संक्रमित होने के अभी तक फ्रांस से 12 मामले सामने आए हैं। नए वेरिएंट से संक्रमण के ये सभी मामले मार्शले के पास से आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वेरिएंट का संबंध दक्षिण अफ्रीका के कैमरून से है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला 10 दिसंबर को सामने आया था। हालांकि WHO ने अभी भी इसे जांच के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।